नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। मास्टर स्ट्रोक आप देख रहे हैं और मास्टर स्ट्रोक में आज बात करेंगे हम वेंटिलेटर्स को लेकर हो रहे सियासी आर पार की। पीएम केयर्स फंड के जरिए इन वेंटिलेटर्स की खरीद हुई। ये वेंटिलेटर्स खरीदे जाने के बाद राज्यों को भेज दिए गए। अब कई राज्य सरकारें नींद से जाग रही हैं और सवाल इन्हीं वेंटिलेटर्स को लेकर उठाया जा रहा है। वेंटिलेटर्स पर ये जो खींचतान मची हुई है, इसमें पंजाब सरकार सामने आई, उसने आरोप लगाए, जिस पर पंजाब पर अब आरोप कि वेंटिलेटर का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया। पंजाब सरकार दलील दे रही है कि केंद्र से मिले वेंटिलेटर खराब थे। दूसरे राज्यों से भी इसी तरीके की खबरें आई कि पीएम केयर फंड के बहुत से वेंटिलेटर्स का इस्तेमाल ही नहीं हो पा रहा है, फिर चाहे राज्य बीजेपी शासित हो या कांग्रेस शासित हो। वैसे तो इन मशीनों का इस्तेमाल ना होने को लेकर राजनीति का अखाड़ा बन चुका है। इसीलिए एबीपी न्यूज ने वेंटिलेटर्स पर हो रही सियासत की तह में जाने की कोशिश की है और हमारी पड़ताल में एक नई तस्वीर सामने आई है। पीएम केयर फंड के वेंटिलेटर का सही तरीके से इस्तेमाल आखिर क्यों नहीं हुआ, यह समझने के लिए देखिए आज मास्टर स्ट्रोक की यह कवर स्टोरी। ये हमारे पास अबाउट 59 आए वेंटिलेटर, बट उसमें से 47 वेंटिलेटर है वो डिफेक्टिव हैं और काम नहीं कर रहे अच्छी तरह। जो खराब पड़े हैं उनको ठीक करने के लिए इंजीनियर आए हुए हैं। बीच बीच में कुछ वेंटिलेटर्स में जो है इनके एक तो फ्लो सेंसर की शिकायत आ रही है। स्टाफ की बेशक कमी है हमारे यहाँ, अगर पूरा स्टाफ आ जाए तो ये हम लोग चला पाएंगे। क्या देश में लाखों जिंदगियों के साथ खिलवाड़ हुआ? क्या जीवन रक्षक मशीन को जंग खाने के लिए छोड़ दिया गया? हजारों वेंटिलेटरों के दम तोड़ने की असली वजह क्या है? क्या लापरवाही में बर्बाद हो गए 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा? क्या प्राण फूंकने वाले वेंटिलेटर को सियासत का सामान बना दिया गया? पिछले कुछ दिनों में आपने बार बार सुना होगा कि फला राज्य में वेंटिलेटर काम नहीं कर रहा। आपने सुना होगा कि पीएम केयर्स फंड के तहत केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को जो वेंटिलेटर मुहैया कराए गए वो धूल फांक रहे हैं। आपने देखा होगा कि केंद्र सरकार की तरफ से वेंटिलेटर तो दे दिए गए, लेकिन ना ही उसे इंस्टॉल करने वाला कोई है, ना चलाने वाला ट्रेंड स्टाफ है, और कहीं इंस्टॉल हो भी गया तो ठीक से काम नहीं कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि इसकी वजह क्या है? एबीपी न्यूज ने इसकी तह तक जाने का फैसला किया। हमने ये पता लगाने की कोशिश की कि अगर वेंटिलेटर काम नहीं कर रहे हैं तो उसके पीछे जिम्मेदार कौन है। कोरोना के इस आपातकाल में केंद्र की तरफ से राज्यों को वेंटिलेटर्स उपलब्ध कराए गए। इन वेंटिलेटर्स को लेकर कई राज्यों ने शिकायत की कि ये ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। इस पर प्रधानमंत्री ने नाराजगी जताई और कहा कि इन वेंटिलेटर्स के इंस्टॉलेशन और सर्विसिंग का ऑडिट किया जाए। सबसे पहले आपको बताते हैं कि वेंटिलेटर की ये पूरी कहानी है क्या। देश में पिछले साल जब कोरोना के वायरस ने लोगों को अपना शिकार बनाना शुरू किया और सरकारों ने कोरोना से जंग लड़ने की ठानी, उसी वक्त ये साफ हो गया कि कोरोना से जंग में एक बहुत अहम हथियार है वेंटिलेटर। उस वक्त देश में कुल मिलाकर 16,000 के आसपास वेंटिलेटर मौजूद थे, जबकि आबादी बहुत बड़ी थी। विदेश से वेंटिलेटर आयात करना मुश्किल था क्योंकि यूरोप और अमेरिका के देशों ने वेंटिलेटर सहित तमाम मेडिकल इक्विपमेंट के निर्यात पर पाबंदी लगा दी थी। स्वास्थ्य मंत्रालय की एक हाई लेवल बैठक में ये तय हुआ कि देश में ही वेंटिलेटर्स बनाए जाएं। भारत में उस समय कंपनियां कम थीं जो वेंटिलेटर बनाने में सक्षम हो। ऐसी सूरत में भारत सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हिंदुस्तान लाइफ केयर लिमिटेड को टेंडर निकालने का काम दिया गया। इस कंपनी ने टेंडर निकालने के बाद 5 कंपनियों को वेंटिलेटर बनाने के लिए चुना। स्कैनरो कंपनी को 3000 वेंटिलेटर बनाने का जिम्मा सौंपा गया। AMTZ को 13,500 वेंटिलेटर, नोएडा की एग्वा कंपनी को 10,000 वेंटिलेटर, ज्योति CMC नाम की कंपनी को 5,000 वेंटिलेटर और अलाइड मेडिकल लिमिटेड को 350 वेंटिलेटर बनाने का काम सौंपा गया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कुल 60,000 वेंटिलेटर तैयार करने का लक्ष्य रखा था। 17 अप्रैल 2020 तक इन वेंटिलेटर्स को बनाने के ऑर्डर भी दे दिए गए थे, लेकिन सरकार को यह भी सुनिश्चित करना था कि जो वेंटिलेटर बनाए जाएंगे उनकी क्वालिटी कैसी होगी। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक टेक्निकल कमेटी का गठन किया। टेक्निकल कमेटी ने पूरी तरह से संतुष्ट होकर ही इन वेंटिलेटर्स को मंजूरी दी। यहाँ आपको ये समझना जरूरी है कि जिस जीवन रक्षक प्रणाली को हम वेंटिलेटर के तौर पर जानते हैं वो काम कैसे करता है।
आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर वेंटिलेटर होता क्या है, ये काम कैसे करता है और किन परिस्थितियों में इसे मरीज को दिया जाता है। हमारे साथ ये मेडिकल हेल्थ केयर वर्कर हैं जो ये सारी प्रक्रिया समझाने के लिए यहाँ पे हमारे साथ हैं। हम एक अस्पताल के आईसीयू में इस वक्त मौजूद हैं। ये जो मशीन आपके सामने दिख रही है, ये एक वेंटिलेटर मशीन है। ये उस वक्त इस्तेमाल की जाती है जब किसी मरीज़ को नॉर्मल ऑक्सीजन पे अगर वो ऑक्सीजन लेवल सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, उसके बाद हाई फ्लो ऑक्सीजन दी जाती है। अगर उस वक्त भी वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा है तो उसे बाईपैक लगाया जाता है। अगर उस वक्त भी वो सर्वाइव नहीं कर पाता तो उसे वेंटिलेटर का सहारा लेना पड़ता है। वेंटिलेटर में ये एक मेन पाइप है, ये टेस्ट लंग बोलते हैं। उसके बाद वेंटिलेटर को ऑन किया जाता है इसको चेक करने के लिए कि आखिर टेस्ट लंग काम कर रहा है कि या नहीं। लगाने से पहले ये आप जैसे देख सकते हैं, वेंटिलेटर ऑन होने के बाद एक तरह से ड्राई रन इसको कहते हैं, जिससे ये तय हो पाए कि इस मशीन की सारी चीज़ें ठीक से काम कर रही हैं, ये ऑक्सीजन प्रॉपर दे रहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने फैसला किया कि 60,000 वेंटिलेटर्स में से 50,000 वेंटिलेटर के लिए पीएम केयर्स फंड से फंडिंग की जाएगी। पीएम केयर्स फंड से 2,140 करोड़ रुपए जारी किए गए। इस साल 6 अप्रैल तक 35,000 वेंटिलेटर्स कई राज्यों को दिए जा चुके हैं। 32,700 वेंटिलेटर इंस्टॉल भी किए जा चुके हैं और करीब 1,300 वेंटिलेटर अभी इंस्टॉल किए जाने हैं। लेकिन कई राज्यों से तस्वीरें आई हैं कि वहां वेंटिलेटर का इस्तेमाल ही नहीं हो पाया है। इसकी वजह क्या है, ये समझने से पहले आपको ये भी समझाते हैं कि वेंटिलेटर में क्या कुछ होता है और कैसे उसे ऑपरेट किया जाता है। इसको जो मरीज को लगाने की प्रक्रिया होती है वो हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये एक ट्यूब है जिसको कि मरीज के मुंह से इंक्यूबेट किया जाता है। इंक्यूबेट करने के लिए मुंह के अंदर इस उपकरण को डाल करके और इस नली को डाला जाता है। अब सवाल खड़ा होता है कि एक मरीज से जब भी दूसरे मरीज को वेंटिलेटर दिया जाएगा तो वो कौन सी चीज़ें होंगी जो इसमें चेंज की जाएंगी। इस ट्यूब को चेंज किया जाएगा, यहाँ पे एक फ़िल्टर होता है उसको चेंज किया जाएगा, ये नोज़ल और ये एक्सटर्नल पाइप जितनी भी है ये चेक की जाएंगी, ये सारी पाइपें चेंज होंगी। इसके अलावा जो भी ये एक्सटर्नल ट्यूब्स हैं उसको चेंज किया जाता है ताकि कंटेमिनेशन यानी कि संक्रमण एक मरीज़ से दूसरे मरीज़ के अंदर न जा पाए। तो ये एक मोटे तौर पे प्रक्रिया होती है वेंटिलेटर की। जब भी किसी मरीज़ को वेंटिलेटर देना होता है, वेंटिलेटर सपोर्ट पे देना होता है, तो इस सारी प्रक्रिया को अपनाया जाता है। पीएम केयर्स फंड से आंध्र प्रदेश को 4,960 वेंटिलेटर, महाराष्ट्र को 4,434 वेंटिलेटर, उत्तर प्रदेश को 4,016 वेंटिलेटर, गुजरात को 3,400 वेंटिलेटर, राजस्थान को 1,992 वेंटिलेटर, पंजाब को 809 वेंटिलेटर, जम्मू कश्मीर को 904 वेंटिलेटर, तमिलनाडु को 1,450 वेंटिलेटर, तेलंगाना को 1,400 वेंटिलेटर, पश्चिम बंगाल को 1,120 वेंटिलेटर और कर्नाटक को 2,025 वेंटिलेटर मुहैया कराए गए। लेकिन दिक्कत ये है कि जिन राज्यों में इन वेंटिलेटर्स को दिया गया उसमें से कई राज्यों का आरोप है कि वेंटिलेटर ठीक से काम नहीं कर रहे। वाइस चांसलर सीगे डॉक्टर राज बहादुर, उन्होंने बकायदा ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਛਪਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਸੀ। ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਨੇ उस कंपनी बकायदा जी प्रॉपर इंक्वायरी करा के उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। सवाल यह है कि वेंटिलेटर अगर काम नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे। सवाल राज्य सरकारों पर भी उठता है कि उन्होंने अब तक उन्हें ठीक कराने के लिए कोई पहल क्यों नहीं की। केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को वेंटिलेटर दिया गया तो इसे पब्लिक हेल्थ सेंटर्स को दिया गया। पब्लिक हेल्थ सेंटर्स को वेंटिलेटर के इस्तेमाल के लिए 3 चीजें चाहिए होती हैं। पहली है टेक्निकल स्टाफ, दूसरी वेंटिलेटर के इस्तेमाल में डिस्पोजेबल उपकरण और तीसरा है डॉक्टर। कई जगह डॉक्टर तो हैं लेकिन वेंटिलेटर चलाने वाले टेक्निकल स्टाफ की कमी है। डॉक्टर खुद वो काम नहीं कर सकते। इसके साथ ही हर बार एक मरीज के लिए वेंटिलेटर के इस्तेमाल के बाद कुछ डिस्पोजेबल उपकरण चाहिए होते हैं, लेकिन उसकी भी कमी है। सवाल ये है कि टेक्निकल स्टाफ और जरूरी उपकरण मुहैया कराने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या ये राज्यों की जिम्मेदारी नहीं है? और अगर राज्यों की जिम्मेदारी है
तो फिर राज्यों ने इसके लिए पहल क्यों नहीं की? देश के अलग अलग राज्यों में पीएम केयर्स फंड से मिले वेंटिलेटर किस हाल में हैं, अब आपको वो दिखाते हैं। पंजाब से पिछले दिनों खबर आई थी कि पीएम केयर फंड से 809 वेंटिलेटर्स अलॉट किए गए थे, जिसमें से 558 लगाए गए जबकि 251 इस्तेमाल नहीं हो रहे। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने पिछले महीने 11 अप्रैल को पंजाब के मुख्य सचिव विनी महाजन को चिट्ठी भी लिखी थी और 251 वेंटिलेटर्स के इस्तेमाल न होने पर नाराजगी जताई थी। केंद्र की नाराजगी पर पंजाब के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सोनी ने कहा कि पीएम केयर्स फंड से पंजाब को जिस वक्त वेंटिलेटर दिए गए थे तब सारे वेंटिलेटर के तुरंत इस्तेमाल की जरूरत नहीं थी। कोरोना की दूसरी लहर में जरूरत पड़ी तो वेंटिलेटर्स काम नहीं कर रहे थे। पंजाब सरकार के मुताबिक वेंटिलेटर की सर्विस के लिए पंजाब में एक्सपर्ट की कमी है और इसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को वो चिट्ठी भी लिख चुके हैं। अपने ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ, ਮੇਰੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਭੇਜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। अब यूपी का हाल देखिए। लखनऊ के लोक बंधु अस्पताल में 32 में से सिर्फ 5 वेंटिलेटर्स चालू हालत में हैं और इसकी वजह है यहाँ वेंटिलेटर चलाने वाले स्टाफ की कमी। दरअसल इसमें जो ज़रूरत होती है वो आईसीयू टेक्नीशियन की है, लेकिन हमारे संवर्ग में पीएमएस संवर्ग में आईसीयू टेक्नीशियन नहीं है। कन्नौज के जिला अस्पताल में पीएम केयर्स फंड से 10 वेंटिलेटर मिले, लेकिन कोरोना काल में इनमें से एक भी चलाया नहीं जा सका। मध्य प्रदेश के सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में 44 वेंटिलेटर भेजे गए, लेकिन ज्यादातर बेकार पड़े हैं। जम्मू कश्मीर में भी यही हाल है। उधमपुर अस्पताल में पीएम केयर फंड से भेजे गए वेंटिलेटर का इस्तेमाल तो दूर, उनकी पैकिंग भी नहीं खोली गई। जो वेंटिलेटर अब जम्मू कश्मीर में वादी में उन्होंने वेंटिलेटर जम्मू को भी उन्होंने देना था। अब मान लीजिए बशना में या ये आरएसपुरा में अगर 20-20 वेंटिलेटर अगर कौन चलाएगा। कश्मीर घाटी में भी यही हालात हैं। यहाँ वेंटिलेटर में किसी तरह की खराबी की शिकायत नहीं है, लेकिन चलाने वाला ही कोई नहीं है। ये वेंटिलेटर जहाँ भी आप लगाएं वो इंटेंसिव केयर यूनिट हो जाता है और इंटेंसिव केयर यूनिट रन करने के लिए आपको 24/7 मैन पावर भी चाहिए, टेक्निकल मैन पावर चाहिए, एनेस्थेटिस्ट चाहिए। सो ये सब स्टाफ होने के लिए हमें रिक्वायरमेंट भी होती है। देश में 60,000 वेंटिलेटर तैयार करने का स्वास्थ्य मंत्रालय का जो लक्ष्य था, उनमें से 58,850 वेंटिलेटर देश में मेक इन इंडिया के तहत तैयार किए जा रहे हैं। देश में अब तक 34,000 से ज्यादा वेंटिलेटर तैयार हो चुके हैं। ये वेंटिलेटर अमेरिका और जर्मनी से इंपोर्ट होने वाले वेंटिलेटर से सस्ते भी हैं और प्रभावी भी, लेकिन कुछ सिस्टम की लापरवाही ने इन्हें बेकार कर रखा है और कुछ सियासत ने। सवाल ये है कि अगर मशीनों में कोई दिक्कत थी तो सही वक्त पर उसकी शिकायत क्यों नहीं की गई। देश के अलग अलग शहरों में हजारों लोगों की मौत के बाद अब सिर्फ एक दूसरे पर कीचड़ उछालने की कवायद क्यों जारी है। तो ये स्पेशल रिपोर्ट आपने देखी। इसी पर और बातचीत के लिए मेरे साथ मेरे दो सहयोगी मौजूद हैं। चंडीगढ़ से जगविंदर पटियाल और दिल्ली से विकास भदौरिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर विकास, जो अभी तक कहा जा रहा था कि साहब वेंटिलेटर्स खराब हैं, वेंटिलेटर्स चल नहीं रहे हैं, हकीकत ये है कि वेंटिलेटर्स चलाने वाले टेक्नीशियंस नहीं हैं। वेंटिलेटर्स के साथ इस्तेमाल होने वाले जो डिस्पोजेबल उपकरण होते हैं उनकी कमी है। इस ओर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। जी हाँ, देखिए, जब ये बात कही जाती है कि केंद्र ने तैयारी नहीं की इस महामारी से लड़ने की, प्रधानमंत्री मोदी पर सीधे आरोप लगते हैं कि उन्होंने तैयारी नहीं की इस महामारी से लड़ने की। तो पिछले साल फरवरी में तैयारी शुरू हो गई थी, अप्रैल में वेंटिलेटर्स के ऑर्डर मिल गए थे। इस बार जब ऑक्सीजन की कमी हुई तो उस ऑक्सीजन की कमी की वजह से बहुत सारे पेशेंट नहीं रहे, और ऑक्सीजन की कमी इसलिए रही क्योंकि उसके इंतजाम राज्यों को करने थे, राज्य सरकारों को करने थे, उन्होंने नहीं किए। वेंटिलेटर के लिए ऑक्सीजन के खास प्रेशर की ज़रूरत होती है, खास कनेक्टर की ज़रूरत होती है, तमाम कंज्यूमेबल आइटम की ज़रूरत होती है, वो इंतजाम नहीं किए गए। ये वेंटिलेटर पड़े रहे और इसकी वजह से कितने मरीज़ बिना वेंटिलेटर की अपनी जान गंवा चुके हैं, इसका आंकड़ा अभी सामने नहीं आया है। लेकिन ये देखिए आप, राज्य सरकार का सब्जेक्ट है स्वास्थ्य, हेल्थ जो है वो राज्य सरकार को देखना होता है, लेकिन राज्य सरकारों की लापरवाही की वजह से ये न केवल वेंटिलेटर बेकार पड़े हैं, बल्कि इन वेंटिलेटर्स के काम में नहीं आने की वजह से जो जानें गई हैं, जो परिवार के लोगों ने अपने सदस्य खोए हैं, उनकी भरपाई कोई नहीं कर सकता।
मैं जो समझ पा रही हूँ जगविंदर पटियाल कि भाई ये वेंटिलेटर्स को लेकर ना तो सरकारों की कोई सोच ही नजर आई और ना ही सरकारों में केंद्र और राज्य के बीच आपस में समन्वय नजर आया। उसी का नतीजा कि वेंटिलेटर्स बांट तो दिए गए, लेकिन वेंटिलेटर्स चलेंगे कैसे? जहां ये वेंटिलेटर्स दिए जा रहे हैं, क्या वहां पर कैपेसिटी है इन वेंटिलेटर्स को चलाने की? इस बारे में किसी ने कोई गौर फिक्र की नहीं। और ऊपर से जब जरूरत पड़ी और लोगों को दम तोड़ते देखा तो फिर सिर्फ सियासत खुद को बचाने की और अपने प्रतिद्वंदी को कटघरे में खड़ा करने की, यही दिखा। देखिए, अफसरशाही के स्तर पर बहुत बड़ी लापरवाही है ये। पहली बात तो ये है कि जितना सामान इस्तेमाल नहीं होना था उतना खरीद के आपने ठूस दिया, और राज्य सरकारों ने ये भी नहीं बताया, रोज इनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग्स होती हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि जितना स्टॉक आप भर रहे हैं या फिर जितना स्टॉक आप भरने के लिए हमें चिट्ठियाँ लिख रहे हैं उतनी हमें ज़रूरत नहीं है, और अगर ज़रूरत है तो हमारे पास उतना स्टाफ नहीं है। तीसरी बात, वो जैसे सामान आया फ्री में मिल रहा है रख लो, उसे रख लिया गया, और जब उसकी ज़रूरत आई उसे खोला गया तो वो चला ही नहीं, क्योंकि फिर अलग अलग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगने पड़े। मैं उसमें नहीं जाऊंगा। पहली बात तो ये है कि जो परचेज और टेक्निकल कमेटी थी, क्या उसे ये बात मालूम नहीं थी, जब ये पता है कि कोरोना वैक्सीन की एक शीशी को 10 लोगों को लगाना है और 10 लोग खड़े होंगे तभी इंजेक्शन लगेंगे, तो क्या इतना महंगा वेंटिलेटर लेने से पहले ये नहीं देखा गया कि स्टाफ है नहीं है, इसको चलाने के लिए सामान है राज्य में नहीं है, फिर क्यों ठूसे गए? पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर सर्विस का जुगाड़ नहीं था तो भाई उन कंपनियों से खरीदे ही क्यों? कोई भी उपकरण मेडिकल का लिया जाता है तो सेल एंड सर्विस का एग्रीमेंट होता है, तो जब सर्विस का एग्रीमेंट नहीं हो पाया तो उसमें आप उस आदमी से परचेज क्यों कर रहे हैं? और अगर परचेज कर रहे हैं तो टेक्निकल कमेटी को यह कहना चाहिए था कि आपको इतने एक्सपर्ट देने पड़ेंगे, अगर कोरोना की लहर आती है तो इतने 1000 वेंटिलेटर को चलाने के लिए 1, 2 या 3 एक्सपर्ट काफी नहीं बहुत होंगे। वैलिड पॉइंट है, ये बहुत वैलिड पॉइंट है जो आपने उठाया। मुझे नहीं पता कि इस पॉइंट पर आगे क्या जवाब दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल कुल मिलाकर ये जो धूल खाते वेंटिलेटर्स नजर आ रहे हैं ना, इनके पीछे जो सबसे बड़ी सियासी तस्वीर उभर रही है वो यही कि सरकारों की ना तो सोच और ना ही समन्वय केंद्र और राज्य सरकारों के बीच कि ये वेंटिलेटर्स कम से कम जब जरूरत पड़ी थी, जब वक्त था, तो ये चल जाते, इस्तेमाल हो जाते, लोगों की जिंदगी बचा लेते। आज के 10 बड़े अपडेट पर एक एक अपडेट आपके सामने अब हम रखने जा रहे हैं। कोरोना के नए मामलों में कमी जारी है। देखिए, 26 दिन के बाद 3 लाख से कम आए हैं कोरोना के नए केस। देश में प्रतिदिन मौत का जो आंकड़ा है वो अभी भी 4000 से ऊपर बना हुआ है। दिल्ली में 12 दिन के बाद 5000 से कम हो गए हैं कोरोना के नए केस। जो ताज़ा आंकड़ा आया है 24 घंटे का, उसमें 5000 से कम है नए केस। दिल्ली में 24 घंटे में जो नए केस हैं वो 4524 सामने आए, 340 की मौत हुई है। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट जो है वो 10% से कम हो गया है। देश के कुछ शहरों में ड्राइव इन वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई है और अगले सप्ताह तक कोविन ऐप 14 भाषाओं में लॉन्च कर दिया जाएगा। कल प्रधानमंत्री 19 राज्यों के सीएम और 100 जिलाधिकारियों से बात करेंगे। कोरोना के नए केस में कमी की खुशखबरी के बीच आज कोरोना की संजीवनी भी लॉन्च कर दी गई। डीआरडीओ की बनाई इस संजीवनी को 2DG नाम दिया गया है और परीक्षण के दौरान ये कोरोना के मरीजों पर काफी कारगर साबित हुई है। हालांकि ये अभी सिर्फ अस्पतालों को दी जाएगी। तो क्या है इस दवा की खूबियां, जानने के लिए देखिए स्पेशल रिपोर्ट। यह है अदृश्य शत्रु कोरोना के खिलाफ नया हथियार। मिसाइल बनाने वाले वैज्ञानिकों ने कोरोना को मारने का पाउडर खोजा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ की बनाई दवा 2DG की पहली खेप जारी की। मध्यम और गंभीर मरीजों के लिए इस्तेमाल को DGCI की मंजूरी मिलने के बाद इसे लॉन्च किया गया। और यह ड्रग जिसका ये इजाद हुआ है, यह आशा और उम्मीद की एक नई किरण लेकर आया है। यानी हमारे देश के सामने एक बड़ा से बड़ा चैलेंज है, तो हमारे वैज्ञानिकों के अंदर वह क्षमता है, वह ताकत है, तो उसका मुकाबला वह कर सकते हैं। DG के क्लिनिकल परीक्षण में पता चला है कि इससे अस्पताल में भर्ती मरीजों की ऑक्सीजन पर निर्भरता कम होती है। साथ ही दवा से मरीज जल्दी ठीक होते हैं। दवा को डीआरडीओ ने हैदराबाद की डॉक्टर रेड्डीज प्रयोगशाला के साथ मिलकर विकसित किया है। कोविड वायरस से उनके ऊपर सीधा जाके काम करेगा, उसको सीधा वो सेल इसको ऑब्जर्व करेगा
उसके बाद वो इनर्ट होके उसका प्रोड्यूसिबिलिटी कम होगा, उससे वायरस उधर से बंद होगा, बॉडी का इम्यून सिस्टम उसके ऊपर काम करेगा और जो उसका स्वास्थ्य है वो ठीक होगा जल्दी से जल्दी। दवा सैशे में पाउडर के रूप में मौजूद रहेगी। दवा को पानी में मिलाकर मरीज को दिया जाएगा। ये दवा कोरोना संक्रमित कोशिकाओं पर सीधा काम करेगी। इस दवा की 5 से 7 दिन तक 2-2 डोज दी जानी है। अस्पतालों में डॉक्टर की सलाह पर यह दवा दी जाएगी। And once it enters the body, the virus takes it up and the multiplication of the virus is inhibited. So virus cannot grow once it takes up this molecule because virus requires glucose to multiply. इस दवा पर काम पिछले साल अप्रैल में शुरू हो गया था और इसके 3 फेज के ट्रायल हो चुके हैं। अभी हफ्ते में 10,000 डोज का उत्पादन शुरू हो गया है। जून से हर हफ्ते 1 लाख डोज का प्रोडक्शन किया जा सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे रक्षा वैज्ञानिकों ने ऑक्सी केयर सिस्टम भी तैयार किया है जो मरीजों का ऑक्सीजन लेवल भांपकर उसी अनुसार ऑक्सीजन सप्लाई करेगा। इससे सिलेंडर में करीब 1/3 ऑक्सीजन की बचत होती है। इस तकनीक का इस्तेमाल ऊंचे इलाकों में सैनिकों के लिए किया जाता था। सरकार ने पीएम केयर फंड से 1.5 लाख ऑक्सी केयर सिस्टम खरीदने का फैसला किया है। डीआरडीओ के इस वक्त कई अस्पताल भी चल रहे हैं। दिल्ली, लखनऊ, अहमदाबाद, वाराणसी और पटना के अस्पतालों में सेना के डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ तैनात है। साथ ही मुजफ्फरपुर, जम्मू, श्रीनगर, देहरादून और ऋषिकेश में भी डीआरडीओ के कोविड अस्पताल बन रहे हैं। आखिर सेना और साइंस को सलाम, जिन्होंने इतनी जल्दी कोरोना से लड़ने का हुनर निकाल लिया। कोरोना के कहर के बीच कुदरत ने एक और हमला बोल दिया है और ये हमला है चक्रवाती तूफान ताउते का, जिसने देश के पश्चिमी तट पर तांडव मचा रखा है। तूफान इतना ताकतवर है कि इसका असर जो है वो उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक के मौसम पर पड़ रहा है। ताउते अब तक जिन राज्यों में पहुंचा है वहां भारी तबाही मचाई है इसने, और अब इसने गुजरात में हमला बोल दिया है जहां ये सबसे विकराल रूप ले चुका है। ताउते के तांडव की रिपोर्ट से पहले इससे जुड़े कुछ अहम अपडेट्स आप तक पहुंचा देते हैं। ये जो ताउते है वो बर्मा भाषा का शब्द है। जो ताउते शब्द आप सुन रहे हैं, इस तूफान को जो नाम दिया गया उसका मतलब तेज आवाज करने वाली एक छिपकली होती है। ताउते तूफान से भारत के पश्चिमी तट पर तबाही मची हुई है। तूफान से सबसे ज्यादा गुजरात में नुकसान का खतरा है। ये तूफान गुजरात के भावनगर से टकराया है और देखिए 23 साल बाद गुजरात में ऐसा बड़ा विकराल तूफान आया है। तूफान से पश्चिमी तट के राज्यों में भारी बारिश हो रही है। मुंबई में तो कई कोविड सेंटर्स तक बंद करने पड़े। 580 मरीजों को शिफ्ट किया गया दूसरी जगह। और महाराष्ट्र में तूफान के तांडव में 9 लोगों की मौत हो गई। इस तूफान की वजह से यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश में बारिश का अंदेशा बना हुआ है। ताउते ने आज दिन भर महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव, कर्नाटक और केरल में जबरदस्त कोहराम मचाया। अब ये जो तूफान है वो गुजरात पहुंच चुका है जहां ये अपने सबसे खौफनाक रूप में है। देश के 8 राज्यों में तूफान के कहर पर यह स्पेशल रिपोर्ट। कोरोना के कोहराम में तूफान का तांडव। भारत के पश्चिमी तट पर चक्रवाती तूफान से तबाही। कहीं जमींदोज मकान, कहीं उखड़ गए पेड़। कोरोना काल में चक्रवाती तूफान ताउते ने भारत के पश्चिमी तट पर हमला बोला है। कुदरत के इस डबल अटैक की मार भारत के 8 राज्यों पर पड़ी है, जहां तूफान और भारी बारिश ने कोहराम मचा दिया है। किन राज्यों में क्या है? अरब सागर से उठे इस तूफान ने लक्षद्वीप, केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में जबरदस्त तबाही मचाई है। इसके अलावा गोवा और दमन द्वीप में भी तूफान से कोहराम मचा हुआ है। तूफान की सबसे बड़ी मार गुजरात पर पड़ी है। इसके अलावा राजस्थान भी इस चक्रवाती तूफान की चपेट में है। ताउते की मार से भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई बुरी तरह से प्रभावित हुई। तूफान की आशंका को देखते हुए यातायात पहले ही बंद कर दिया गया था। इसके बावजूद मुंबई में काफी नुकसान हुआ है। तूफान की वजह से मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। इसके साथ ही मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेन पर भी ब्रेक लगा दिया गया। तूफान की वजह से मोनोरेल सेवा भी रोकनी पड़ी है। 100 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से हवाएं चलने से मुंबई में 250 से ज्यादा पेड़ उखड़ गए हैं।
जिससे सड़क मार्ग भी ठप हो गया है। तूफान को देखते हुए बांद्रा वर्ली सी लिंक को भी बंद कर दिया गया। तूफान के साथ भारी बारिश भी हुई, जिससे सड़कों पर पानी भर गया है। निचले इलाकों में तो घरों में भी पानी दाखिल हो गया है। महानगर पालिका को जो जानकारी मिली है, कॉल्स आए हैं, उसके मुताबिक मुंबई भर में 250 से अधिक पेड़ गिरने की घटनाएं हुई हैं और जगह जगह पेड़ गिरने से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। कई वाहन को नुकसान पहुंचा हुआ है, कई वाहन टूट गए हैं, साथ ही साथ कुछ लोग जख्मी हुए हैं। तूफान की वजह से समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठी। साथ ही दोपहर में हाई टाइड भी आया, जिससे शहर पानी पानी हो गया और मुंबई के कई इलाके पानी में डूबे नजर आए। से कुछ ही किलोमीटर की दूरी से साइक्लोन गुजर रहा है। उसी बीच मुंबई में हाई टाइड की भी स्थिति निर्माण हुई है। मुंबई के समुद्र में आप देख सकते हैं कि हम लोग फिलहाल गेटवे ऑफ इंडिया इस इलाके में खड़े हैं और समुद्र की जो लहरें हैं वो कितनी ऊंची उठ रही हैं कि जिस वजह से यहाँ पर जो प्रोटेक्शन के लिए जो बैरिकेड्स लगाए थे, लोहे के बड़े बड़े बैरिकेड्स थे जिसे आप आसानी से हिला भी नहीं सकते, वो किस तरह से सड़क पर गिरे हुए हैं। इससे आप तेज तूफान और भारी बारिश की वजह से मुंबई के पॉश इलाकों में भी पानी भर गया। अमिताभ बच्चन के तो घर के बाहर पानी भरा, लेकिन अनिल कपूर के घर के अंदर पानी दाखिल हो गया। इस वक्त मौजूद हूँ मुंबई के जुहू इलाके में। आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से सड़क पर पूरी तरह से पानी भरा है और ये जो आप देख रहे हैं ये अमिताभ बच्चन का प्रतीक्षा बंगला है और आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से प्रतीक्षा बंगले में भी पानी घुस चुका है। 2-2 फुट पानी जो है अंदर जा चुका है। मुंबई में इस चक्रवाती तूफान की वजह से सरकार को कई कोविड सेंटर भी बंद करने पड़े और मरीजों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना पड़ा। साइक्लोन के चलते जो बीकेसी का कोविड सेंटर था उसे टेम्पररी बंद कर दिया गया। 193 पेशेंट को, जिसमें 73 पेशेंट आईसीयू में थे, विभिन्न अस्पतालों में शिफ्ट किया गया है। मुंबई के साथ साथ तूफान ने पूरे महाराष्ट्र में कोहराम मचाया है। महाराष्ट्र में ताउते की वजह से कई जगहों पर 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान आया, जिससे हजारों पेड़ उखड़ गए। रत्नागिरी में तूफान की वजह से 40 घरों को नुकसान हुआ है, जबकि 3 स्कूल पूरी तरह से जमींदोज हो गए। जलगांव में पेड़ गिरने से 2 बहनों की मौत हो गई है। प्रशासन ने हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा है। राज्य में एनडीआरएफ की 12 टीमें तैनात की गई हैं। एक तरफ कोरोना की महामारी तो दूसरी तरफ चक्रवाती तूफान ताउते, और इसकी वजह से मुंबई के कई घरों में आज चूल्हे नहीं जले। इस संकट में, इस विपदा की घड़ी में बहुत से ऐसे लोग हैं जो सड़कों पर उतरकर राहत और मदद कार्य कर रहे हैं। कोई भूखा न सोए ये सुनिश्चित कर रहे हैं। हम ऐसे ही एक क्लब में हैं जहां पर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति इस चक्रवाती तूफान और कोरोना काल में भूखा ना रहे। एमेथिस्ट नाम का ये क्लब, जहां से तैयारी की जा रही है कि जो लोग आज चक्रवाती तूफान से प्रभावित हो रहे हैं वो भूखे ना सोए, उनके बच्चों के पेट में अनाज पहुंचे, और इसके लिए यहां पर फूड की पैकिंग की जा रही है। यही हाल गोवा में नजर आया। ये गोवा की राजधानी पणजी की तस्वीरें हैं, जहां ताउते ने अपनी दहशत फैला दी है। ताउते तूफान ने गोवा में किस तरह से कहर बरपाया है उसकी कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाएं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नॉर्थ गोवा के सालीगांव में। सालीगांव के यहाँ पर आपको कैमरा पर्सन उत्तम तस्वीरें दिखाएंगे। ये इलेक्ट्रिसिटी के कुछ पोल है जो यहाँ पर तेज हवाओं की वजह से धराशायी हो गए। इसके अलावा कई झाड़ जो है वो गिरे हैं, कई दुकानों का नुकसान हुआ है, घरों का नुकसान हुआ है। तूफान की सबसे बड़ी मार गुजरात पर पड़ी है, जहां तूफान का तांडव अभी शुरू हुआ है। यहां तूफान महाराष्ट्र और गोवा से ज्यादा तांडव मचा रहा है, इसलिए गुजरात में तैयारी भी जमकर की गई है। किलोमीटर का एरिया है, वहाँ पे लोगों को साइक्लोन के बारे में अवेयर किया गया है कि साइक्लोन से आपको क्या क्या नुकसान हो सकता है। इसके साथ में कोरोना के बारे में भी लोगों को अवेयर किया गया है कि आप साइक्लोन के साथ साथ में कोरोना के भी ध्यान रखना। तो जहाँ शेल्टर होम में हम लोग को भेज रहे हैं वहाँ सफिशिएंट जगह है, तथा वहाँ पर मास्क वगैरह सैनिटाइजर वगैरह लगाने के लिए उनको बताया गया है। गुजरात में तूफान का कहर जारी है। यहाँ 23 साल बाद इतने ताकतवर तूफान ने दस्तक दी है, जिससे राज्य के 16 जिले बुरी तरह से प्रभावित हैं। गुजरात में तूफान के कहर से निपटने के लिए एनडीआरएफ की सबसे ज्यादा टीमें गुजरात में ही तैनात की गई हैं। गुजरात के बाद तूफान के राजस्थान में कहर ढाने की आशंका है। राजस्थान के कई जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये तूफान जालौर से प्रवेश करेगा और जोधपुर और उदयपुर में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। इन इलाकों में भारी बारिश के साथ तेज हवाएं चल रही हैं। राजस्थान में 2.5 दिन इनका असर रहने की आशंका है।
जब राजस्थान में प्रवेश करेगा तो एज ए डिप्रेशन सिस्टम के रूप में प्रवेश करेगा। उस समय यदि विंड की बात करें तो करीब 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की हवा की रफ्तार भी हो सकती है जालौर, सिरोही और साउथ वेस्ट राजस्थान के एरियाज में। इसके अलावा जो मेन जो इम्पैक्ट राजस्थान में होगा वो हेवी रेन के रूप में राजस्थान में देखने को मिलेगा। तूफान से नुकसान कम से कम हो, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तूफान से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया। तूफान कितना ताकतवर है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसकी वजह से मध्य प्रदेश और उत्तराखंड तक में बारिश होने की आशंका है, जिसे देखते हुए इन राज्यों में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देखिए, इजरायल और फिलिस्तीन समर्थक हमास के बीच जारी जंग में मरने वालों की संख्या 200 के पार पहुंच गई है। पिछले 8 दिन से जारी इस जंग में ना तो इजरायली पीछे हटने को तैयार है और ना ही हमास। इजरायल जो अब तक हमास पर एयर स्ट्राइक कर रहा था, उसने अब जमीनी सेना भी उतार दी है। अच्छा, दूसरी तरफ हमास लगातार रॉकेट से हमले कर रहा है, लेकिन हमास के हमलों को इजरायल का जो सुरक्षा तंत्र है वो नाकाम कर दे रहा है। इजरायल के पास 2 ऐसे कवच हैं जिनकी वजह से उसे कोई खास नुकसान नहीं हो रहा है। तो आखिरकार क्या हैं ये दोनों कवच? देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। हमास इजरायल के शहरों पर रॉकेट बरसा रहा है। इजरायल गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर रहा है। जंग की इन तस्वीरों ने पूरी दुनिया को दहशत में डाल दिया है। इस संग्राम को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र समेत पूरी दुनिया अपनी ताकत लगा रही है, लेकिन जंग रुकने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक हमास अब तक इजरायल के शहरों पर करीब 3000 रॉकेट दाग चुका है। इजरायल इसी दलील में गाजा में अपने हमलों को जायज ठहरा रहा है। इसके लिए उसने एक वीडियो भी जारी किया है। इस वीडियो के जरिए इजरायल ने यह बताने की कोशिश की कि हमास इजरायल की राजधानी तेल अवीव समेत गाजा से सटे इजरायल के शहरों को निशाना बना रहा है। हालांकि इनसे इजरायल को कोई खास नुकसान नहीं हो रहा है। इसकी वजह है इजरायल का रक्षा तंत्र, जिसे भेदना इतना आसान नहीं है। इजरायल का रक्षा तंत्र आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम, आयरन शेल्टर रूम, क्योंकि उसके पास पहला रक्षा कवच है आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिससे वो हमास के 90% से ज्यादा रॉकेट को हवा में ही नेस्ते नाबूद कर देता है। 1-2 रॉकेट जो जमीन पर गिरते भी हैं, वो घर घर में बने आयरन शेल्टर रूम की वजह से कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। इजराइल में हर घर में एक शेल्टर रूम का होना जरूरी होता है। ये शेल्टर रूम इजराइल की कैसे रक्षा करते हैं, ये समझने के लिए हमारे संवाददाता प्रणय उपाध्याय ने 1996 से इजराइल में रह रहे भारतीय सावदास मुलियासिया से बात की। बहुत बड़ा कवच है कि अभी तक जितने भी लोग अगर आयरन रूम में है और अटैक नजदीक में हुआ तो कभी डैमेज हुआ ऐसा सुना नहीं है और नहीं होता है। इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। और जो अभी न्यू कंस्ट्रक्शन है उसमें तो हर फ्लैट के अंदर आयरन रूम रहता ही है। तो जो पुराने बिल्डिंग थे 50-60 साल पहले, उसमें सब में जब भी लिफ्ट का फैसिलिटी नहीं था, जब भी पुराने बिल्डिंग थे 5 फ्लोर वाले, उसमें अंडरग्राउंड पहले बंकर रहता था, तो उन लोगों को नीचे उतरना पड़ता था तो सायरन बजने के बाद। तो कभी कभी टाइम रहता है, कभी टाइम नहीं रहता है, लेकिन अभी तो हर एक घर के अंदर ऐसा ही रूम बना के रखा है। इजराइल के हर घर में मौजूद शेल्टर रूम, जिसे आम भाषा में बंकर भी कहा जाता है, वो कैसा होता है और किस तरह तैयार किया जाता है, ये समझने के लिए हमने IIT से इंजीनियरिंग कर PhD करने इजराइल गए एक भारतीय छात्र दीपक रनोलिया से संपर्क किया, जिन्होंने हमें एक शेल्टर रूम की सारी खूबियां बताई। शेल्टर रूम के अंदर एंट्री करने वाला हूँ। सबसे पहले ये जो इसका आयरन गेट है, दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। इसकी मोटाई देख के ही पता चल रहा है ये तो, और यही मेन चीज़ है जो सबसे ज़्यादा शॉक प्रूफ है। सबसे पहले तो है फायर एक्सटिंग्विशर, दूसरा है इमरजेंसी एग्जॉस्ट, उसके बाद है ये इमरजेंसी एग्जिट और इमरजेंसी एंट्री कि लेट्स सपोज अगर गेट खुल नहीं पाता है उस टाइम पे यहाँ से भी एंट्री एक्सेसिबल हो, तो यहाँ से ये गेट खुल जाता है और उसके बाद यहाँ से अंदर और बाहर आया जा सकता है। तो इसकी जो दीवारें हैं वो बहुत ही सॉलिड कंक्रीट से बनी हुई है, छतें भी कंक्रीट से हैं, दीवार भी कंक्रीट से हैं, और इसके अंदर ना बहुत ज़्यादा स्टील और सरिया भरा हुआ है, जिसकी वजह से ये कमरा कंप्लीट शॉक प्रूफ है। पूरी बिल्डिंग की बिल्डिंग अगर ऊपर गिर गई तो ये कमरा तब भी बिल्कुल सेफ रहेगा। तो अगर सिचुएशन इस हिसाब से होती है कि यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए रुकना पड़ जाता है, तो यहाँ पे बैठने के लिए भी सुविधा है। तो जिस तरह से देखो टेबल भी रखे हुए हैं, यहाँ पे काउच भी रखा हुआ है, चेयर्स हैं, तो यहाँ पे वॉशरूम की भी फैसिलिटी है, सो दैट भाई इमरजेंसी के लिए यहाँ पे
4 से 5 वॉशरूम है। इधर भी 2 एग्जिट और एंट्री पॉइंट है, इमरजेंसी एग्जॉस्ट पॉइंट भी है। और यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें हैं, इनकेस अगर रुकना पड़ता है। टीवी भी रखा है, फ्रिज भी है, वॉशिंग मशीन भी है। ये शेल्टर रूम पूरी इमारत के लोगों के लिए बनाया गया है। हालांकि जरूरत पड़ने पर इसमें कोई भी दाखिल हो सकता है। इजराइल की सरकार ने 1992 में बनाए नियमों के मुताबिक इस बात को अनिवार्य कर दिया कि देश में बनने वाली हर इमारत में स्ट्रांग रूम्स की व्यवस्था जरूरी होगी। इजरायली सेनाएं ऐसे किसी भी निर्माण को मंजूरी नहीं देती जिसमें निर्धारित मानकों के साथ स्ट्रांग रूम्स न बनाए गए हों। इतना ही नहीं, 1992 से पहले की इमारतों में भी स्ट्रांग रूम्स की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। 1992 के बाद इजराइल में बनने वाले हर घर और हर फ्लैट में एक स्ट्रांग रूम होता है, जो पूरी तरह से अभेद होने के साथ साथ इसमें जंग के दौरान दुश्मन के किसी भी हमले से बचने का इंतजाम होता है। यहाँ तक केमिकल और बायोलॉजिकल हमले तक से बचने का इस शेल्टर रूम में इंतजाम होता है। इजराइल में रह रहे भारतीय सावदास मुलिसिया ने हमें अपने घर का स्ट्रांग रूम भी दिखाया। तो हमारे इस रूम में ऐसे मास गैस दिया गया है, तो हर एक के लिए ये मास गैस रहता है। अगर जो कोई केमिकल अटैक है तो एज पर आर्मी गाइडलाइन हमें ये मास गैस पहन के बैठना पड़ता है। इसमें फिल्टर है, वो फिल्टर लगा के ये सब मास गैस दिया हुआ है। ये मास गैस जो बॉक्स है वो बच्चों का है, जब छोटे बच्चे रहते हैं तो उसके लिए इसमें पानी की बोतल है। ये उसकी साइज का फिल्टर है कि क्योंकि वो मुंह पे लगा नहीं सकते, ये फिल्टर इसके ऊपर लगाना पड़ता है। ये पूरा उसका जो हमें ऐसा दे के रखा है। ये जो सामान है हमें सिर्फ स्ट्रांग रूम में ही रखना पड़ता है कि अगर कोई ऐसा अटैक हो गया तो इसमें कोई दूसरी बारी दरवाजा कुछ है नहीं, जो है वो यही है। हमें इसको बंद करके उसे लॉक करके बैठ जाना। अगर वंस हम अंदर आ गए उसके बाद बाहर कुछ भी होगा, हमें कुछ होने की वो नहीं है। इजराइल में घर घर में बनाए जाने वाले ये स्ट्रांग रूम पूरी तरह से सेना की गाइडलाइन के हिसाब से तैयार होते हैं और इनमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। इस स्ट्रांग रूम में हमले से बचने का तो इंतजाम होता ही है, अगर आपातकाल लंबा खींचता है तो भी यहाँ इसका इंतजाम होता है। हर फ्लैट के अंदर ऐसा एक स्ट्रांग रूम तो फर्जियत रहता ही है और उसमें हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। उसका दरवाजा जो है, डोर, वो वही रखना पड़ेगा, उसका विंडोज है वही। और अगर हमें उसमें कुछ लगाने का है तो वी कैन नॉट, उसमें होल नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। और ये स्टोर पे ये जो मैं आपको बताऊंगा अभी कि यही है जो हमारा जो आयरन रूम है, उसके अंदर से ये एक ही जगह रहती है कि जिसको अगर कुछ हो गया बिल्डिंग में, एग्जॉस्ट के लिए अगर कुछ हो गया बिल्डिंग में तो इससे एग्जॉस्ट हमें मिल सकता है। शेल्टर रूम कैसा होता है और ये दुश्मन के हमलों से कैसे बचाता है ये तो आपने समझ लिया, लेकिन शेल्टर रूम में कब जाना है और किसी अनजान जगह पर आप कैसे शेल्टर रूम तक पहुंचेंगे, इसके लिए भी इजराइल ने एक पूरा सिस्टम बना रखा है। इजराइल में पढ़ने वाली पारुल राठी से हमने इस सिस्टम के बारे में समझा। वीरवार को हुआ था, वीरवार को हम सब लोग लैब में थे। उस टाइम पे दोपहर के 2 बजे थे, तो उस टाइम पे सब लैब में थे जब सायरन बजा। तो मेरी लैब जो है वो 3rd फ्लोर पे है और जो शेल्टर जो है वो नीचे अंडरग्राउंड है, ग्राउंड फ्लोर पे। तो जैसे ही सायरन बजा सब लोग, हम बच्चे भी, प्रोफेसर भी, सब लोग भाग के फटाफट उस अंडरग्राउंड शेल्टर में गए। तो इसलिए यूनिवर्सिटी में पहले ही हर जगह पे बोर्ड लगे हुए हैं कि शेल्टर डायरेक्शंस बना रखी हैं उसमें कि शेल्टर रूम की ये डायरेक्शन है हर डिपार्टमेंट में। और पहले भी जब कोई आता है तो प्रोफेसर उसको ब्रीफ कर देते हैं थोड़ा कि अगर कुछ ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन हुई तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, शेल्टर रूम यहाँ पर है, आप जो भी कुछ कर रहे हो छोड़ के उसको शेल्टर रूम में चले जाओ। इजराइल के लोगों के लिए शेल्टर रूम उनकी जिंदगी का हिस्सा है। इजराइल में बच्चों को स्कूल में ही ये ट्रेनिंग दी जाती है कि जब भी सायरन बजे उन्हें शेल्टर रूम में जाना है। शेल्टर रूम में पहुंचने के लिए हर शहर में वक्त की मियाद अलग अलग है। कहीं 15 सेकंड, कहीं 30 सेकंड, तो कहीं 1.5 से 2 मिनट का वक्त मिलता है। सायरन बजने पर सड़क पर मौजूद लोग भी नज़दीक के शेल्टर रूम में पहुंचते हैं। ऐसे में अगर किसी दूसरे के घर में भी शरण लेना पड़े तो इससे परहेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि फौलाद के बने ये स्ट्रांग रूम या शेल्टर रूम सुरक्षा की साझी गारंटी है। शेल्टर रूम तक पहुंचने के लिए सड़क पर जगह जगह साइन बोर्ड तो होते ही हैं, साथ ही अब सरकार ने मोबाइल ऐप भी जारी किया है जिससे कोई भी शख्स अपने नजदीकी शेल्टर रूम में पहुंच सकता है। इस शेल्टर रूम और आयरन डोम की वजह से ही इजराइल हमास के हमलों को नाकाम कर देता है और उसकी ओर जानमाल का नुकसान तकरीबन न के बराबर होता है।
और मास्टर स्ट्रोक में अब खबर पंजाब में छिड़े सियासी घमासान की। पंजाब में कांग्रेस के भीतर अंदरूनी कलह बढ़ती जा रही है। पार्टी के अपने ही विधायक परगट सिंह ने अमरिंदर सरकार पर धमकाने के आरोप लगा दिए। ये तो पहले से ही मालूम है कि पंजाब कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन ताजा हालात बता रहे हैं कि कैप्टन की कमान ढीली पड़ती जा रही है और वो लगातार सवालों में घिरते जा रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू के बाद पूर्व हॉकी खिलाड़ी और पंजाब के कांग्रेस विधायक परगट सिंह ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर धमकी देने के आरोप लगाए हैं। मेरे को कहा गया कि आपके कागज हमने इकट्ठे कर लिए और आपको ठोकना है, तो ये मैं ऐसी जो है एक्सपेक्ट नहीं करता था कैप्टन अमरिंदर सिंह से। परगट सिंह के पक्ष में अब कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रताप सिंह बाजवा भी आकर खड़े हो गए हैं। बाजवा ने कहा, कैप्टन बताएं कि उनके सचिव ने परगट सिंह को फोन किया या नहीं। पहले चीफ मिनिस्टर ਨੂੰ कैप्टन अमरिंदर सिंह ਨੂੰ मैं गुजारिश करांगा जल्दी तो जल्दी ਇਹਦੀ सफाई देन कि ਕੀ ਤੁਸੀਂ फोन कराया, कि ਤੁਸੀਂ दबका मरवाया, कि ਤੁਸੀਂ डराने की कोशिश की है। परगट सिंह ने ये सनसनीखेज आरोप ऐसे वक्त पर लगाए हैं जब कुछ दिन पहले मीडिया में ये रिपोर्ट आई थी कि विजिलेंस ब्यूरो पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू और उनके करीबियों के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार के मामले की जांच कर रहा है। पूरा मामला क्या है वो समझिए। 2015 में प्रकाश सिंह बादल की सरकार के दौरान गुरु ग्रंथ सिंह साहिब की जगह जगह बेअदबी हो रही थी। इससे नाराज लोगों ने कोटकपुरा शहर में धरना प्रदर्शन शुरू किया। 15 अक्टूबर 2015 को पुलिस ने लोगों का प्रदर्शन खत्म करवाने की कोशिश की तो टकराव हो गया। पंजाब पुलिस पर प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग करने का आरोप लगा। पुलिस ने कहा हिंसक भीड़ को खदेड़ने के लिए फायरिंग की गई। कांग्रेस ने 2017 के विधानसभा चुनाव में इस मसले को चुनावी मुद्दा बनाया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वादा किया कि जांच कराकर दोषियों को सजा दिलाएंगे। पंजाब में सरकार बनने के बाद कैप्टन ने जांच आयोग बनाया। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कैप्टन सरकार की एसआईटी की जांच को खारिज कर दिया। जांच रद्द होने के बाद कांग्रेस के अंदर कैप्टन अमरिंदर सिंह की घेराबंदी शुरू हुई। नवजोत सिंह सिद्धू ने कैप्टन पर बादल परिवार से सांठ-गांठ का आरोप लगाया। मैं एको गल कहना, जे नवजोत सिंह सिद्धू ने कोई गलत काम किया सी, जो नवजोत सिंह सिद्धू नूं उन्हें अस्तीफा दिता है, ये उदों ही प्रूव कर लेना चाहिए सी। तानू हुण याद आया 2 साल बाद। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह से तलखी के चलते सिद्धू ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। तब से सिद्धू चुप थे, लेकिन अब कैप्टन के खिलाफ सिद्धू खुलकर बोल रहे हैं और खुलकर बोलने वालों की फहरिस्त लंबी होती जा रही है। जाहिर है आने वाले वक्त में कैप्टन की मुश्किलें बढ़ना तय हैं।